So we'll start with revision what we did yesterday. और हमने वर्क डन निकाला था, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफिशिएंसी निकाली थी, उसको मैंने रिवाइज भी करा दिया था। कल जो मैंने नया करवाया था वो था क्वेश्चन, ये था, ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है और इस पे एग्जाम क्या कहते हैं न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन लिख लीजिए, डिराइव द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम efficiency of impact turbine। यानी हमारा इंटेंट ये है कि हम हमारी जो इम्पैक्ट टरबाइन की एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम किन हालातों में होगी, ये हमें डिराइव करना है, उस कंडीशन को डिराइव करना है। और एक बार जब एफिशिएंसी मैक्सिमम हो जाएगी, मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन भी आ जाएगी, तो हम ये डिराइव कर सकते हैं कि हमारा मैक्सिमम वर्क डन क्या होगा। ठीक है, तो हमारी जो सिचुएशन है वो आपको क्लियर होगी। अब क्योंकि हमें कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी डिराइव करनी है, तो हमारे पास सबसे पहले एफिशिएंसी का फॉर्मूला होना चाहिए। हम जिस एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं इसको हम डायग्राम एफिशिएंसी बोलते हैं और इसको विद सबस्क्रिप्ट डी से डिराइव करते हैं। एफिशिएंसी का वही जेनेरिक फॉर्मूला होता है, वर्क डन बाय द ब्लेड डिवाइडेड बाय द एनर्जी इनपुट। तो एनर्जी इनपुट यानी काइनेटिक एनर्जी कितनी इनपुट हुई स्टीम की वजह से। अब वर्क डन का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, वर्क डन का फॉर्मूला होता है एम यू C1 cos alpha 1 minus U into 1 plus KC। इसमें K जो है वो वेलोसिटी कोफिशिएंट है और C इज अ कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज cos beta 2 upon cos beta 1, जस्ट फॉर द रिवीजन से। अब वर्क डन हमें ये आ गया है, अब हमें नीचे काइनेटिक एनर्जी लिखनी है कि हमारे ब्लेड को कितनी काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट की। काइनेटिक एनर्जी किससे इंपार्ट होगी, जो नोजल से स्टीम इनपुट हो रही है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m इंटू हाफ लिख लेते हैं पहले, C1 का स्क्वायर। C1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्टीम कमिंग आउट ऑफ द नोजल। ठीक है, जब आप इसको देखेंगे तो m ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा और ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचा रह जाएगा वो ये हो जाएगा 2u C1 cos alpha 1 minus u into 1 plus kc डिवाइडेड बाय C1 का स्क्वायर, बराबर है। अब ध्यान दीजिए कि मेरा 1 plus kc इज अ कांस्टेंट, मेरा 2 इज कांस्टेंट। तो मैं क्या करना चाहूंगा, मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं C1 को सबसे डिवाइड कर दूं। जब मैं डिवाइड करूंगा तो आप पाएंगे कि अगर मैं इतने हिस्से को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा आपको u C1 cos, इसके आगे 2 कॉमन निकाल लिया, cos अल्फा 1 माइनस u स्क्वायर, u को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर रहा हूं। 1 प्लस kc डिवाइडेड बाय C1 का स्क्वायर। अब C1 के स्क्वायर को इससे करिए तो आप पाएंगे 2u अपॉन C1, क्योंकि यहाँ का स्क्वायर और ये c कट जाएगा, cos अल्फा 1 माइनस u स्क्वायर अपॉन C1 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस kc। तो ये मैंने जो C1 स्क्वायर डिनोमिनेटर में था वो इस एक्सप्रेशन में एब्जॉर्ब कर लिया। यहां तक क्लियर है। अब हम एक नए कोफिशिएंट या नए टर्म को इंट्रोड्यूस करेंगे जिसको हम सिंबल रखेंगे रो, और इसका नाम होगा ब्लेड स्पीड।
देखिए ये ब्लेड स्पीड है, यू जो है आपका ब्लेड स्पीड है, ब्लेड स्पीड स्टीम वेलोसिटी रेशियो, ब्लेड स्पीड स्टीम वेलोसिटी रेशियो, तो इसका नाम होगा ब्लेड स्पीड स्टीम वेलोसिटी रेशियो, और इसकी वैल्यू होगी u अपॉन c1, की वैल्यू होगी u अपॉन c1। तो अब जहां जहां u अपॉन c1 आ रहा है वहां वहां हम रो को रिप्लेस कर देंगे, तो आप पाएंगे कि u अपॉन c1 एक यहां आया है, ये वाला हिस्सा u अपॉन c1 है, और एक यहां आया है, ठीक है। ये सारी चीजें हम कर रहे हैं मैक्सिमा कैलकुलेट करने के लिए, ये सारी चीजें कर रहे हैं हम मैक्सिमा कैलकुलेट करने के लिए। तो हमारे पास अगर हमने रिप्लेस कर दिया रो को, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बचा रह जाएगा, हमारे पास एक्सप्रेशन रह जाएगा एफिशिएंसी का, ब्लेड डायग्राम एफिशिएंसी का, वो आएगा 2 रो कॉस अल्फा 1 माइनस रो का स्क्वायर 1 प्लस केसी, ठीक है। तो अब हम ये सीधे देखिए, अब ध्यान दीजिए, मेरे पास ये कांस्टेंट है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, 2 क्या चेंज होगा, के वेलोसिटी कोफिशिएंट है वो भी कांस्टेंट है क्योंकि वो रिलेटिव वेलोसिटी का रेशियो है, सी एंगल्स का रेशियो है, इनलेट एंगल और एग्जिट एंगल का रेशियो, तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट है। तो मेरा जो मेजर सिचुएशन ये निकल करके आ रही है कि मेरी जो एफिशिएंसी है, डायग्राम एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। अगर रो चेंज करूंगा तो मेरी डायग्राम एफिशिएंसी चेंज होगी। तो मैक्सिमा निकालने के लिए हमको जो पूरा एफिशिएंसी है उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा रो के रिस्पेक्ट में, और उसको जीरो इक्वेट करना पड़ेगा ताकि जो हमारी कंडीशन फॉर मैक्सिमा आ जाए। तो अब हम करने क्या वाले हैं, फॉर मैक्सिमा we will differentiate efficiency, diagram efficiency with respect to the blade speed steam velocity ratio, and we will put it to equal to 0। जब मैं इसको 0 को इक्वेट कर दूंगा तो जो भी कंडीशन निकल करके आएगी वो मेरी मैक्सिमा की कंडीशन होगी, यही हमारे डिफरेंशियल का फायदा होता है। तो अब हम डिफरेंशिएट करते हैं, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करना शुरू करूं तो पता चलेगा हमारे पास डी एफिशिएंसी अपॉन डी रो विल बी इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए इसको डिफरेंशिएट करूंगा सिंपल, तो ये खाली पहले कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट डिफरेंशिएट नहीं होता है, तो 1 प्लस केसी इंटू कॉस अल्फा 1 माइनस 2 रो, ये निकल करके आएगा, ठीक है। ये डिफरेंशियल फॉर्म है। अब मुझे इसको 0 रखना है, इस पूरे टर्म को अगर मैं 0 रखने की बात करूं तो ये वाला टर्म 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो क्योंकि ये ऑलरेडी कांस्टेंट है तो मेरा कौन सा टर्म 0 हो जाएगा, मेरा ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। जब मैं ये वाले टर्म को 0 के बराबर इक्वेट करूंगा, कॉस अल्फा 1 माइनस 2 रो इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास जो कंडीशन आएगी रो की वैल्यू वो आएगी कॉस अल्फा 1 डिवाइडेड बाय 2। यानी अगर मेरी एफिशिएंसी को मैक्सिमम होना है, अगर मेरी एफिशिएंसी को मैक्सिमम होना है तो मेरी रो की वैल्यू कॉस अल्फा 1 बाय 2 होनी चाहिए। और रो मैंने क्या सपोज किया था, रो की वैल्यू थी u अपॉन c1, रो की वैल्यू थी u अपॉन c1, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं यहां से थोड़ा सा रिकैलकुलेट करूं तो मेरी C1 की वैल्यू जो हो जाएगी, C1 की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2u cos अल्फा 1। दिस इज द सेकेंड कंडीशन फॉर मैक्सिमा। यानी या तो इस कंडीशन को आप यूज कीजिए या इस कंडीशन को यूज कीजिए। अब इसको समझने की बात है, इसको कैसे समझेंगे, अब आप देखिए C क्या है, C है वेलोसिटी ऑफ द स्टीम कमिंग आउट ऑफ द नोजल। अब
मेरी स्टीम की वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए कि वो इक्वेट हो जाए ट्वाइस द ब्लेड वेलोसिटी, यानी मेरी स्टीम की वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए कि अगर मुझे ब्लेड की वेलोसिटी 10 चाहिए है तो मेरी स्टीम की वेलोसिटी 20 होनी चाहिए, तब जाकर के मैक्सिमा अचीव होगा, क्योंकि ब्लेड वेलोसिटी का डबल है स्टीम वेलोसिटी। तो अगर जो भी ब्लेड वेलोसिटी में अगर हमें रखना है, अगर मैं ब्लेड वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड रखना है लीनियर वेलोसिटी, ठीक है, मान लेते हैं कि ये बहुत छोटी वैल्यू है, डिवीजन बहुत छोटी वैल्यू है, तो हमें स्टीम की वेलोसिटी डबल द ब्लेड वेलोसिटी रखनी पड़ेगी, तभी हम मैक्सिमा अचीव कर पाएंगे। ठीक है, एक बात तो यहां से ये निकल करके आएगी। दूसरी बात ये समझ में आएगी कि भाई हमने कंडीशन तो डिराइव कर ली है मैक्सिमा की, मगर एक्चुअली मैक्सिमा है क्या? तो इसके लिए हम वापस जाएंगे अपने इस एक्सप्रेशन पे कि हमारा मैक्सिमा यहां से निकलेगा एफिशिएंसी का। तो हमने एफिशिएंसी की जो क्या कहते हैं इक्वेशन निकाली थी, वो क्या निकली थी? एफिशिएंसी की इक्वेशन निकली थी 2 रो cos अल्फा 1 माइनस रो स्क्वायर 1 प्लस के सी। अब हम हर जगह पे रो इज इक्वल टू cos अल्फा 1 अपॉन 2 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और जब हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम पाएंगे, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, आप इसको कैलकुलेट करके रख लीजिएगा। जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम पाएंगे कि हमारी जो मैक्सिमम एफिशिएंसी आती है, डायग्राम एफिशिएंसी मैक्सिमम, हमने रो को यहां और यहां सब्स्टिट्यूट किया है, तो जो हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी आएगी, वो आएगी हमारी cos स्क्वायर अल्फा 1 होल 1 प्लस के सी डिवाइडेड बाय 2। ये हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी आएगी। यानी अगर कोई क्वेश्चन पूछता है डिराइव और कैलकुलेट द मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले। अभी मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा मैक्सिमम एफिशिएंसी का, बट ये आप समझ लीजिए। ठीक है, अभी आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी आ गई, मगर अभी आपको मैक्सिमम वर्क डन भी निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला होना चाहिए। ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास क्या था? वर्क डन का हमारे पास फॉर्मूला था वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू एम यू C1 cos अल्फा 1 माइनस यू इंटू 1 प्लस KC। ये वर्क डन था। और आपने देखा कि हमारे इस कैलकुलेशन से हमें ये पता चला कि अगर मेरी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी, एफिशिएंसी मैक्सिमम होने का क्या मतलब है? एफिशिएंसी मैक्सिमम होने का मतलब है कि मेरा वर्क डन मैक्सिमम है, और वही कंडीशन हमें यूज करनी पड़ेगी। तो हम ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन है, ये हम यूज करेंगे मैक्सिमम वर्क डन कैलकुलेट करने के। तो मेरी मैक्सिमम वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए जो कंडीशन यूज होगी वो होगी C1 इज इक्वल टू 2u अपॉन cos अल्फा 1। यानी अब हम हर जगह पे ये सब्स्टिट्यूट करेंगे कि C1 की वैल्यू जो है वो 2u अपॉन cos अल्फा 1 के बराबर है। जब हम ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको मिलेगा mu, अब C1 की जगह लिखिए 2u अपॉन cos अल्फा 1 इंटू cos अल्फा 1 माइनस 1 प्लस KC। तो cos अल्फा 1 कट जाएगा, 2u माइनस u बचा रह जाएगा, खाली u बचा रह जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या रह जाएगा? m इंटू यू ब्रैकेट में u 1 प्लस KC। इसको सॉल्व किया मैंने, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा m u स्क्वायर 1 प्लस KC। ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा मैक्सिमम वर्क डन का, ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा मैक्सिमम वर्क डन का। ठीक है,
ठीक है भाई। जी सर। अब अगर इस फॉर्मूले में एक सिचुएशन ये हो सकती है कि उसने ये बोला कि मेरे जो ब्लेड है वो स्मूथ है, मेरा ब्लेड स्मूथ है। ब्लेड स्मूथ होने का मतलब क्या हो जाता है, के की वैल्यू 1 हो गई, यानी कोई फ्रिक्शन नहीं है। के की वैल्यू 1 होने का मतलब ये हो जाता है कि v1 अपॉन v2 अपॉन v1 जो है वो 1 के बराबर है, यानी v2 की वैल्यू v1 के बराबर है। और दूसरा सिचुएशन ये बोल सकता है कि बीटा 2 इज इक्वल टू बीटा 1, यानी ये पूरा टर्म जो है वो 1 के बराबर अगर हो जाता है तो यही मेरा जो इक्वेशन है, यही इक्वेशन जो है स्मूथ ब्लेड के लिए इस कंडीशन के साथ, इस कंडीशन के साथ यही इक्वेशन जो है एम यू स्क्वायर इंटू 2 में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और यूज करो। तो अगर स्मूथ ब्लेड के लिए निकालने को आए तो ये वाली इक्वेशन भी यूज की जा सकती है, बट इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब इसके बेस पे एक हम न्यूमेरिकल करेंगे। ये तो रिवीजन था जो हमने कल का बात की थी, ठीक है। अब इसके बेस पे एक हम न्यूमेरिकल करेंगे, और ये न्यूमेरिकल ऐसा होगा कि आपको जो एग्जाम में कोई क्वेश्चन अगर आएगा तो उसको सॉल्व करने में मदद करेगा। तो ये न्यूमेरिकल ऑलरेडी मैंने आपको असाइनमेंट्स में दिया था, आप लोगों ने कर करके नहीं दिया, मगर मैं आपको न्यूमेरिकल डिक्टेट कर रहा हूं। प्लीज ध्यान से ये न्यूमेरिकल जो है वो लिखिए, लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, मैं लिखता जा रहा हूं, यहां से आप भी लिखते जाइए। सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन, सिंगल स्टेज impulse turbine has equal blade angles, has equal blade angles and nozzle angle is 15 degree, and nozzle angle is 15 degree. Determine the maximum possible blade efficiency, maximum possible blade efficiency if the blade velocity coefficient if the blade velocity coefficient is 0.85, is 0.85, आगे लिखिए determine the blade speed to steam velocity ratio। अब ये ब्लेड स्पीड टू स्टीम वेलोसिटी रेशियो क्या है, रो, रो की वैल्यू डिटरमाइन करने की बात कर रहा है वो। इफ एक्चुअल blade efficiency is 90% of maximum blade efficiency, 90% of maximum blade efficiency। मैं फिर से बोल रहा हूं क्वेश्चन, सिंगल स्टेज, अच्छा ओके, अगर बीच में ये मीटिंग इंटरप्ट हो जाती है तो मैं नया सेशन ओपन करूंगा, और नए सेशन में आप इमीडिएटली ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मुझे नोटिफिकेशन आ रहा है कि 10 मिनट में खत्म हो जाएगी। तो प्लीज इसको जरा ना ध्यान दीजिएगा।
ठीक है, क्वेश्चन ये है, सिंगल स्टेज इंपल्स टर्बाइन हैज इक्वल ब्लेड एंगल एंड नोजल एंगल इक्वल टू 15 डिग्री, डिटरमाइन द मैक्सिमम पॉसिबल ब्लेड एफिशिएंसी if the blade velocity coefficient is 0.85, determine the blade speed to the steam velocity ratio rho if actual blade efficiency is 90% of the maximum blade efficiency. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमको दिया क्या हुआ है। ठीक है, हमको दिया हुआ है अल्फा की वैल्यू यानी नोजल की वैल्यू। ठीक है, तो वो दे रखी है 15 डिग्री। उसके बाद हमको दे रखा है कि बीटा 1 इज इक्वल टू बीटा 2। इसने साफ साफ बोला है कि टर्बाइन हैज इक्वल ब्लेड एंगल्स। टर्बाइन हैज इक्वल ब्लेड एंगल्स का मतलब हो गया कि बीटा 1 इज इक्वल टू बीटा 2 है। और तीसरा उसने दे रखा है ब्लेड वेलोसिटी कोफिशिएंट इज 0.85। तो ब्लेड वेलोसिटी कोफिशिएंट क्या हो गया, के की वैल्यू दे रखी है 0.85। अब उसने मांगा क्या है, उसने मांगा है डिटरमाइन द ब्लेड, उसने मांगा है डिटरमाइन द मैक्सिमम पॉसिबल ब्लेड एफिशिएंसी। मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी निकालना है। और जब हमने सॉल्व किया था तो मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी को ही मैक्सिमम डायग्राम एफिशिएंसी भी बोलते हैं। तो या तो डायग्राम एफिशिएंसी बोल दो या ब्लेड एफिशिएंसी बोल दो। और मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी का जो हमारे पास फॉर्मूला निकल करके आया था वो अभी हमने निकाला था। ठीक है, क्या निकाला था मैंने, अभी पीछे निकाला था। मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये निकल करके आया था। ठीक है, मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी का फॉर्मूला निकल के आया था cos स्क्वायर अल्फा 1 into 1 plus kc divided by 2। तो हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी का, विच इज cos स्क्वायर अल्फा 1 divided by 2 1 plus kc। अब ध्यान दीजिए कि k की वैल्यू उसने 0.85 दे रखी है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू हमको 15 पता है। ठीक है, 2 तो कांस्टेंट है, c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमको ये पता है कि b1 इज इक्वल टू b2। तो c है क्या, c इज cos बीटा 2 अपॉन cos बीटा 1। और क्योंकि b2 और b1 बीटा 1 दोनों बराबर हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो यानी c की वैल्यू हमारी 1 हो गई, k की वैल्यू उसने दे रखी है 0.85 और अल्फा 1 की वैल्यू दे रखी है 15 डिग्री। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा cos स्क्वायर 15 अपॉन 2 1 प्लस 0.85 और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.863 और 86.3%। ठीक है, ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं क्योंकि मेरे पास टाइम कम है इसलिए मैं एक टर्म करना जा रहा हूं। आगे देखते हैं। उसने बोला कि मेरी एक्चुअल ब्लेड एफिशिएंसी जो है वो मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी की 90% है। यानी एक्चुअल ब्लेड एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, एक्चुअल ब्लेड एफिशिएंसी इज मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी इनटू 0.9। तो एक्चुअल ब्लेड एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी कितनी निकल करके आई थी, मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी आई थी हमारी 0.863 into 0.9। दिस विल बी एक्चुअल ब्लेड एफिशिएंसी। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.7767। यानी हमारी एक्चुअल ब्लेड एफिशिएंसी जो है वो हमारी 77.67% है। ये एक्चुअल ब्लेड एफिशिएंसी है। एक्चुअल ब्लेड एफिशिएंसी ये निकल करके आएगी। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, नेक्स्ट पार्ट में निकालना है डिटरमाइन द ब्लेड स्पीड टू स्टीम वेलोसिटी रेशियो। यानी हमें रो की वैल्यू निकालनी है। यानी एक पार्ट में तो हमने एफिशिएंसी निकाल लिया, दूसरे पार्ट में हमने ब्लेड एफिशिएंसी, एक्चुअल ब्लेड एफिशिएंसी निकाल लिया। अब हमको रो की वैल्यू निकालनी है। तो रो की वैल्यू निकालने के लिए हमें ब्लेड एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो ब्लेड एफिशिएंसी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रो क्या हो जाता है, ब्लेड एफिशिएंसी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रो, अभी ब्लेड एफिशिएंसी ही डायग्राम एफिशिएंसी होती है, इज
2 रो कॉस अल्फा 1 माइनस रो स्क्वायर इंटू 1 प्लस के सी। यह फॉर्मूला हो जाएगा हमारा। इसमें k की वैल्यू क्या दे रखी है, 0.85 दे रखी है। c की वैल्यू ऑलरेडी उसने 1 कर दी है। तो अगर मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, मुझे एक्चुअल ब्लेड एफिशिएंसी पता है, ये एक्चुअल है। एक्चुअल ब्लेड एफिशिएंसी हो जाएगी 0.7767। 2 वैसे का वैसे ही रहेगा। रो की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। कॉस अल्फा 1 की वैल्यू 15 हो जाएगी माइनस रो स्क्वायर 1 प्लस के की वैल्यू क्या दे रखी है, 0.85 दे रखी है और सी की वैल्यू 1 दे रखी है, तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। जब आप इसको सारी वैल्यूज एंटर करेंगे तो आप पाएंगे कि रो के टर्म्स में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल करके आ रही है। रो के टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल करके आ रही है। जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास इस तरह की इक्वेशन जनरेट होगी 0.966 रो माइनस 0.21 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो रो की वैल्यू, दो वैल्यूज आएंगी, या तो आएगी 0.653 और 0.347। यानी आपकी जो ब्लेड स्पीड टू स्टीम वेलोसिटी रेशियो है उसकी दो वैल्यू निकल के आएंगी, चाहे ये हो जाएगी चाहे ये हो जाएगी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। जब तक आप आंसर नहीं निकाल लेंगे तब तक आपको कुछ भी नंबर नहीं मिलेंगे। और ये रो की वैल्यू, क्योंकि रो इज इक्वल टू यू अपॉन C1 होता है, दोनों वेलोसिटी का रेशियो है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। विदाउट यूनिट ये आंसर निकल करके आएगा। ठीक है, थोड़ा तेज हो गया क्या, नो समझ में आई बात? नो सर। तो क्योंकि अब आपका जो ये सेशन है वो एंड हो रहा है, ठीक है, मैं नए मीटिंग को ज्वाइन करवाने वाला हूं। मैं आपको तुरंत इमीडिएटली मीटिंग में दूंगा। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होगा तो नेक्स्ट सेशन में इमीडिएटली हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और फिर हम इसके आगे रिएक्शन टरबाइन पे जाएंगे। थोड़ा सा रिएक्शन टरबाइन भी पड़ेगा क्योंकि हमारे पास समय कम है, इसलिए थोड़ा सा हम जल्दी करेंगे। मैं सेशन अभी एंड कर रहा हूँ, मैं आपको इनविटेशन भेज रहा हूँ।